देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से जब हमारी ट्रेन निकली तो उस वक्त ट्रेन में लोग तो थे, मगर इतने भी नहीं जैसे कि आमतौर पर होते हैं, क्योंकि जिस ट्रेन में मैं बैठा था वो गोरखपुर से ही बनकर चलती है, तो शायद यही कारण होगा। खैर, ट्रेन के चलने के बाद ट्रेन एक के बाद एक स्टेशन क्रॉस करने लगी, वो भी अपने तय समय से। गुजरते स्टेशनों के साथ साथ ट्रेन में लोग भी बढ़ते चले गए और मेरे कोच में भी अब काफी लोग आ चुके थे। फिर अगले कुछ घंटों में कोच में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि अब सभी लोग एक दूसरे से सटने लगे थे। जिसको जहां जगह मिल रही थी वो किसी तरह से अपने आप को एडजस्ट किए हुए था। चूंकि मेरी तो रिजर्वेशन थी तो मैं तो अपने बर्थ पर ही बैठा हुआ था। हालांकि परेशानी तो मुझे भी हो रही थी, मगर अब किया भी क्या जा सकता था। तभी उस भीड़ में मेरी नजर एक अम्मा जी पर पड़ी जो बहुत ही वृद्ध थी और वो किसी तरह नीचे बैठी हुई थी, मगर वो मुझे बेहद तकलीफ में दिख रही थी, जिसका अंदाजा मुझे उनका चेहरा देखकर हो गया था। और ऊपर से भीड़ भी कुछ ज्यादा ही थी। मैं तुरंत ही अम्मा जी को आवाज देते हुए बोला, अम्मा आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। इस पर वो अम्मा जी मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराई और अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए अपना सिर नामे हिलाया। उनके कहने का मतलब था कि कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ। मगर मैं कहाँ मानने वाला था। मैं अपनी सीट से उठा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी सीट पर बैठा दिया और मैं उनके बगल में खड़ा हो गया। अम्मा सीट पर बैठते ही उनकी आंखें एकदम से भर आईं। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए अम्मा जी बोली, खुश रहो बेटा। पता नहीं उनका वो मासूम सा चेहरा देखकर मेरा भी मन भर आया। उनकी वो हल्की सी मुस्कुराहट में भी बहुत ही दर्द छिपा था जो मैं उस वक्त महसूस कर पा रहा था। खैर, ट्रेन चलती रही और मैं अम्मा के बगल में खड़ा अपनी खाने पीने की चीजें उनके साथ शेयर करता रहा। हालांकि ज्यादातर तो अम्मा मना कर देती, मगर मैं जिद पकड़ लेता तो उन्हें भी मानना ही पड़ता। खैर, उनके साथ मुझे वो भीड़ भाड़ वाला सफर पता ही नहीं चला और शाम होते होते अब ट्रेन में भीड़ भी काफी कम हो चुकी थी। अम्मा के साथ बात करते हुए मुझे ये तो पता चल गया था कि वो सफर को लेकर नहीं बल्कि जिंदगी के सफर को लेकर बेहद दुखी और मायूस हैं। वैसे तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बोला। फिर जब उनका स्टेशन आया तो वो बोली, अच्छा बेटा अब मैं चलती हूँ, भगवान तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी करे। ये बोलते हुए उन्होंने अपने फटे थैले से एक लाल धागा निकाला और मेरी कलाई पर बांध दिया। फिर मेरे सर पर हाथ फेरकर वो ट्रेन से नीचे उतर गईं। पता नहीं क्यों मुझे उनके जाने से बहुत दुख हो रहा था। उनके ट्रेन से उतरने के बाद जब कुछ देर में ट्रेन खुली तो मैं अभी भी अपने हाथ में बंधे धागे और अम्मा को याद कर रहा था। फिर तकरीबन रात के 10 बजे मैं सो गया। मैं अभी सोया ही था कि ट्रेन में किसी के रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। तभी मैंने अपनी आंखें मसलते हुए देखा तो 2 लड़के बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए रोए जा रहे थे और ट्रेन भी रुकी हुई थी। मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। मैं अपनी सीट से उठा और उन दोनों लड़कों के पास जाकर पूछा, क्या बात है, क्या हुआ भाई? तो इस पर उनमें से एक लड़के ने रोते हुए बोला, वो बदमाश मेरी छोटी बहन को उठाकर ले गए। ये सुनकर मैंने अपने कोच में सफर कर रहे दूसरे लोगों की तरफ देखा। वैसे तो उस वक्त बहुत ही कम लोग थे उस कोच में, मगर उनमें से कोई भी अपनी सीट से ना तो हिला और ना ही कुछ बोला। फिर मैंने कहा कि रेलवे पुलिस वालों को बताओ इस बारे में। मैंने इतना कहा ही था कि बाहर दूर से एक हल्की सी आवाज आई, भैया भैया बचाओ। आवाज सुनते ही वो दोनों लड़के ट्रेन से नीचे उतर गए और अपनी बहन को ढूंढने लगे। मैं भी उनके साथ साथ ट्रेन से उतरकर उनकी मदद करने लगा। वो दोनों लगातार अपनी बहन का नाम लेकर उसे पुकारे जा रहे थे और मैं भी उनके साथ उनकी बहन को चारों तरफ तलाश रहा था।
कुछ देर में हम लोग उस लड़की को ढूंढते ढूंढते ट्रेन से काफी दूर आ गए, मगर अभी भी वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर एक बार उस लड़की की आवाज हमें सुनाई दी और जब हम लोग वहां पर पहुंचे जहां से वो आवाज आई थी तो पाया कि उनकी बहन वहीं एक जगह पर बैठी है, मगर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 और लड़के थे। मगर उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन दोनों लड़कों ने उस लड़की को अगवा किया हो। मैं अभी उन्हें देख ही रहा था कि उन 5 ने मुझे घेर लिया और हंसते हुए बोले, चल माल निकाल। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि इन लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है। मैंने तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे तुरंत ही पकड़ लिया। उन्होंने मुझे नीचे गिराते हुए मेरे पैरों पर चाकू मारा और घसीटते हुए मुझे जंगल की तरफ ले जाने लगे। मैंने उनसे कहा भी, आप लोग मुझे छोड़ दो, चाहो तो मेरा फोन और पर्स ले लो, मगर वो लोग मेरे को घसीटते ही जा रहे थे और मेरे पैरों से खून बहे जा रहा था। फिर मुझे एक जगह ले जाकर मेरी गर्दन दबाने लगे, जिस वजह से मेरा दम घुटने लगा और मेरी आंखें बाहर आने को थीं कि तभी अचानक ही वो 5 मुझसे कुछ दूर जाकर गिरे और फिर चीखते हुए वहां से भाग गए। मैंने अभी अपने आप को संभाला ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने पीछे देखा तो वही अम्मा खड़ी थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं इससे पहले कुछ बोलता कि वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए हवा में गायब हो गईं, पर मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। मैं किसी तरह उठा और वापस ट्रेन की तरफ जाने लगा, मगर अब ट्रेन वहां से जा चुकी थी और मैं उस जगह अकेला ही रह गया था। मैं ट्रैक से होते हुए आगे सड़क के पास पहुंचा और सड़क के किनारे वहीं बैठ गया। अब तक मेरा काफी खून निकल चुका था, मेरा पूरा शरीर कपकपा रहा था और कुछ ही देर में मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं वहीं पड़ा था। मैं वहां से किसी तरह उठा और आगे से बस पकड़कर अपने घर पहुंचा। वो अम्मा उस रात वहां पर मेरी मदद के लिए कैसे पहुंची और उनके साथ क्या हुआ था ट्रेन से उतरने के बाद, अब ये सवाल मुझे सताने लगा था। अपने हाथ पर बंधे उनके धागे को जब भी मैं देखता हूं तो उनकी याद आ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।